हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था उसको मैं थ्योरी फॉर्म में लिख लेता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखो, मैं आपको वन बाय वन याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट, बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है ना। अब उनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट क्यों कर रहा है, तो उन्होंने रीजन क्या दिया कि न्यूक्लियस में क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज है, और दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? उसको रोटेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जहां पर रोटेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी बात देखो, बोहर ने क्या बताई थी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रोटेट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहां रोटेट करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज होता है। या बोल सकते हो जहां जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वहां इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, ठीक है। और हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाई थी, फिर उसको सॉल्व किया था। सॉल्व करके हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। एक रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, काइनेटिक एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था और टोटल एनर्जी का निकाला था, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे? एटॉमिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्लेलिस्ट में जाओ या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे क्या करोगे? देख लेना, वॉच कर लेना लास्ट वीडियो, ठीक है। तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। सच ऑर्बिट आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करता है तो वो ना ही एनर्जी लॉस करता है ना ही एनर्जी गेन करता है। मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्बिट को? स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। सेकंड बात देखो यहां पर, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज परमिसिव ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद है अभी जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन वहां रोटेट करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। वहां में हम लोगों ने एक इक्वेशन भी लिखी थी, mvr इक्वल टू nh/2π। यानी जो n होगा वो क्या होगा? नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी n की वैल्यू 1.2 1.3 ऐसे नहीं होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं लोगे, ना ही निगेटिव लोगे। तो n क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। चाहो तो मैं लिख के बता देता हूं सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उसको बोलते हैं mvr। ये क्या होगा? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दिख रहा है आप लोगों को? चलो तो बहुत अच्छी बात है। और जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू होगी। क्लियर है? कभी भी n की वैल्यू ऐसे मत लेना, ऐसा मत लेना कि n इज नॉट इक्वल टू 1.2 या फिर 1/2, ऐसे नहीं लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में करके नहीं लोगे, ठीक है। और बच्चों देखो, n को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूं, मैं क्वेश्चन में यूज भी करूंगा। तो इस जो n लिखा हुआ है इसको हम लोग ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग नोट कर लो इसको पहले, तो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, हर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है? हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। और हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, हाइड्रोजन हम लोग ने बनाया था, हाइड्रोजन के हर ऑर्बिट की एनर्जी हम लोग ने निकाली थी, ठीक है। तो याद करो वहां पे क्या था? इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी लॉस या फिर गेन करेगा। मैं लॉस और गेन दोनों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर
इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और हायर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। बट लेकिन हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, यानी जब भी वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो या तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा या तो रिलीज करेगा। बट अगर उसी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो ना वो एनर्जी लॉस करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो वही देखो लिखा हुआ है, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द एटम या बाय द इलेक्ट्रॉन बोलोगे, ठीक है ना, टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। ठीक है, क्लियर है। यानी एटम क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब एमिट क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, वहां पे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है ना, तो एमिशन कब होगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में पूरा हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व किया था, तो आप लोग लास्ट लेक्चर देख लेना अच्छे से। फिर देखो, जो लोवेस्ट एनर्जी होती है यानी n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट यानी n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और जंप कर जाएगा किसमें, आउटर ऑर्बिट, मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में। ठीक है, चलो ठीक है। और क्या बोला, इट हैज टू फॉल बैक टू ए लोअर ऑर्बिट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोहर मॉडल किसके लिए है, सिर्फ जिनके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यानी मैं लिख देता हूं कि बोहर मॉडल किसके लिए है, हाइड्रोजन में लगा सकते हो, He+ में लगा सकते हो, Li+2 में लगा सकते हो, B+3 में लगा सकते हो। यानी जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसमें ही बोहर मॉडल वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की बात की गई है, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे रिपल्शन भी होगा, तो यहाँ बोहर ने रिपल्शन कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। तो बच्चों देखो, ये मॉडल कब लगाओगे, जब सिर्फ क्या होगा, किसी भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ऑर्बिट में होगा, n इक्वल टू 1 पर होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ही है तो ग्राउंड स्टेट में होगा, मतलब n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। ठीक है, अब उसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट से वो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। 1 से 2 पे आना भी एक्साइट होता है, 2 से 3, 1 से 3 पे भी आना एक्साइटेड होता है, और 1 से 4 जाना वो भी एक्साइट कर जाएगा। तो जब 1 से 2 पे कब जाएगा, 1 से 3 पे कब जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी एनर्जी दी है। अगर आपको उसको कम एनर्जी दोगे तो 1 से 2 पे जाएगा, थोड़ी ज़्यादा दोगे तो 1 से 3 पे चला जाएगा, और ज़्यादा दोगे तो 1 से 4 पे जाएगा, और ज़्यादा दे दोगे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि अगर उसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा, मतलब लोअर से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहना पसंद करता है, जहां पर एनर्जी कम होती है। याद करो, हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के जब स्टार्ट किया था, कि जब जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहना चाहेगा, जहां पे एनर्जी कम होती है। तो अगर तुमने उसको एनर्जी दी तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर क्या चल जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, अपने आप हायर ऑर्बिट से क्या आ जाएगा, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहना पसंद करेगा, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट, मतलब लोअर आएगा। तो जब भी कोई हायर से लोअर आएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी एनर्जी एमिट करेगा। तो वही देखो पॉइंट में लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है, तो जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट करिए। मैं रफ कर दूं, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो लास्ट लेक्चर आप लोग देख लेना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ही आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। ठीक है,
तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ बोयर मॉडल में। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और टाइम पीरियड, ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे बच्चों देखो मैंने ये एक एटम बनाया हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर में क्या है, मैंने न्यूक्लियस बनाया, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है ऑर्बिट में होगा। तो चलो मैं पहला ऑर्बिट ही बना देता हूँ। तो ये मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्बिट बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यहां से यहां तक क्या होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉन तक के जो बीच की डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना है यहां पर, अगर मैं पूछूं, बताओ बच्चों, एक चक्कर, एक सर्कल कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन देखो एक जगह रुका तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, मान लो, इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में बताओ कितना टाइम लगेगा। तो कैसे निकालोगे, तो टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन अभी पढ़ाने वाला हूं। तो देखो टाइम पीरियड क्या होगा, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक चक्कर लगाया उसने, तो आर रेडियस है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 2 पाई आर। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, डिवाइड बाई इसकी स्पीड कितनी थी, यानी मैंने इसकी वेलोसिटी कितनी मानी हुई थी, याद करो v माना हुआ था, रेडियस r मानी थी और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को v माना था। लास्ट क्लास में देख लेना आप लोग, आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे v रख दिया, तो v लिखा हुआ है वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर बाई वी, फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब बच्चों आप लोग याद करो कि हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कि रेडियस का एक फॉर्मूला पढ़ा था। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस इक्वल टू होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन, और ये मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि जो रेडियस होती है, ध्यान से देखना, कि जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एन स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड है। ठीक है, और यहां से वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी क्या है यहां पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एन है। तो देखो ये देखो मैंने लिख दिया, जेड मीन्स क्या था, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर था, और एन मीन्स क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट था। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे देखो, अगर मैं पूछूं, बताओ बच्चों, टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वो r बाई वी है। ठीक है, अब देखो r क्या है, इसको n स्क्वायर बाई जेड लिख सकते हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो वैल्यू होती है, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और जो वेलोसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड बाई एन। तो यानी मैं यहां लिख सकता हूं जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। तो वही लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, यानी एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो आप लोग बात, बहुत ही आसान है। एक सर्कल, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बच्चों देखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मान लो 6 नंबर पॉइंट होगा,
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात को, ये वैल्यू किस में होगी, डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखो इसको मैं रफ करता हूं, तो बच्चों देखो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, 2πr डिवाइड बाई क्या होता है, ये v होता है। ठीक है, यानी एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किस में आएगी, आपकी सेकंड में आएगी। अब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो कैसे डिसाइड करोगे, इसको देखो इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं 1/t। 1/t मतलब क्या होगा, एक चक्कर लगाने में t टाइम लग रहा है, तो बताओ एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 1/t कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये था वेलोसिटी डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैं बोल सकता हूं ये z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को अलग तरीके से। तो जल्दी से आप नोट करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों देखो हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था, याद करो बच्चों, वो आया था 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या था, ये वाली जो वैल्यू आ रही थी, और ये वाली वैल्यू किस में थी, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, तो मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर जानना है कैसे आया तो आप लास्ट लेक्चर देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बच्चों देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज मैं आगे चले क्वेश्चंस में करूंगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज भी मैं करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो याद करो बच्चों, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले तो ग्राउंड स्टेट में होगा तो एनर्जी दोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो 1 से 2 पे आएगा, और एनर्जी दोगे तो 1 से 3 पे जाएगा, और दोगे तो क्या होगा 1 से 4 पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो वो कहाँ पर होगा, वो ग्राउंड स्टेट में होगा। तो उसको इतनी एनर्जी दे दो जिससे वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी चला जाए, यानी एटम से बाहर निकल जाए। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपने निकाल देना एटम से बाहर। तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। देखो मैं आपको यहाँ तो बच्चों देखो अब मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोहर मॉडल में। ठीक है ना, तो बच्चों याद करो ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये मैंने ऑर्बिट को बनाया हुआ है, तो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट होगा, फिर n इक्वल टू मैंने 2 ऑर्बिट बनाया हुआ है, क्योंकि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जहाँ रोटेट करता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो बच्चों देखो नेक्स्ट में बोहर मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं,
ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो मैंने ये सब क्या बनाया हुआ है, ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहाँ रोटेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी कांस्टेंट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा तो इस पूरे ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, जो लोअर ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी कम होती है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि जब भी नीचे से क्या होगा, जब भी क्या होगा टॉप टू बॉटम आओगे तो एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी यहां रोटेट करेगा तब तो एनर्जी कांस्टेंट है, अगर यहां करेगा तब भी कांस्टेंट है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तब वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ठीक है, अब कितनी एब्जॉर्ब करेगा, जितना बीच का डिफरेंस होगा। तो उसको इतनी थोड़ी कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, थोड़ी और ज्यादा दे दोगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, और थोड़ी ज्यादा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। क्लियर है? तो तुम डिपेंड करेगा तुमने कितनी एनर्जी उसको दी है। अगर मान लो तुमने एनर्जी दी यहां से यहां आ गया, तो अब क्या होगा, अगर ये हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो मैं रिलीज लिख देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को चेंज करेगा तो एनर्जी लॉस या फिर गेन करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। और यहां पे बच्चों एनर्जी डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट क्लास में देखना, आपको लास्ट लेक्चर में आपको दिख जाएगा। तो देखो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू होता है 13.6 जेड स्क्वायर, और ये होता है 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या था, फाइनल स्क्वायर। और ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने एनर्जी डिफरेंस का डिस्कस किया था, और मैंने यहाँ पे एक्चुअली मॉड लगाया हुआ था, तुम लोग भी मॉड लगा देना, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। और डिफरेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं बोलूँ 2 से 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, या फिर 6 से 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी 4 है, क्योंकि डिफरेंस में तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चाहो तो मॉड लगा लो यहाँ पर। तो मैंने मॉड लगा दिया, तो ये मॉड है बेटा, समझ जाना। क्लियर है? अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो ये सब चीज़ों का यूज़ मैं आगे चल के करूँगा, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तब वहाँ पे यूज़ होगा इन सब चीज़। तो बच्चों देखो अभी मैं आपको बताता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब इसी के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आ रही बात है आप लोगों को कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। अब एक ही बोहर मॉडल किसके लिए है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, यहां पर होगा, n इक्वल टू 1 पर। अब इसको इतनी एनर्जी दो, क्योंकि एनर्जी दोगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। डिपेंड करेगा आपने कितनी एनर्जी दी है। किसको इतनी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए, इंफिनिटी तक, मतलब एटम से बाहर निकल जाए। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। यानी मैं बोलूं कि एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पे देखो क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एन क्या होगा तुम्हारा, इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, और फाइनल वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। तो बच्चों देखो यहां पे रखते हैं हम लोग, तो इनिशियल वैल्यू कितनी रखते हैं, ये 1 रखते हैं, और फाइनल वैल्यू यहां पे कितनी रखते हैं, ये इन्फिनिटी रखते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये कितनी होगी देखो, तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर
-1/∞² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/1² ये तो 1 रह गया और 1/∞ ये 0 हो गया, ये तो टर्म 0 खत्म हो गया, अब ये 1 बचा। तो यानी ये जो वैल्यू आएगी आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बच्चों देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? अगर मैंने पूछा कि बच्चे बताओ हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा या हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो Z मीन्स होता है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पे रख दो। तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जैसे मैं देखो लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि मैंने वैल्यू कितनी रख दी जेड की 1 रख दी है। ठीक है, क्या बात को समझ पा रहे हो? तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अब मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी फॉर्म में पढ़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन मैं ये सॉल्व करता हूं जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ पूछ क्या रहा है, व्हाट शुड बी द एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B+3। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एक्साइटेड स्टेट बोलते किसको है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये मैं ऑर्बिट्स बना रहा हूं, लास्ट क्लास में बनाया था हम लोगों ने। तो ये n = 1 ऑर्बिट है, ये n = 2 ऑर्बिट है, ये n = 3 ऑर्बिट है, ये n = 4 ऑर्बिट है। ठीक है, तो n = 1 वाले ऑर्बिट को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। और इलेक्ट्रॉन जब पहली बार जब इसको एनर्जी दोगे तो क्या होगा, एक्साइट कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा लोअर से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये पहली बार एक्साइट किया है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा तुम्हारा थोड़ी और ज्यादा मैंने एनर्जी दे दी तो वहां से वहां पहुंच गया। तो n = 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n = 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। वैसे ही n = 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है ना? तब तो बहुत अच्छी बात है। तो वही लिखा हुआ पूछ क्या रहा है, एनर्जी किसकी पूछ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B+3। तो याद करो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो एनर्जी इक्वल टू होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकालना है, मुझे एनर्जी की वैल्यू निकालनी, ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, डिफरेंस नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला तो ये होता है, अब बस सीधे फॉर्मूला लगा दो। तो यानी ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एनर्जी किसकी पूछ रहा है, B+3 की बात कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है -13.6 लिखा हुआ है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें रखना है जेड की वैल्यू, क्योंकि जेड मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, 4 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो देखो हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। तो ये कितना लिखा है 13.6 लिखा हुआ है इनटू ये क्या हो गया 16 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। तो आप लोगों ने सॉल्व वैसे भी कर लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम+2। ठीक है, तो Li+2 आयन की एनर्जी पूछ रहा है, कौन सी एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। फिर देखो बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो यह इक्वल टू क्या होगा, देखो 13.6 हो गया। जेड की वैल्यू देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया। यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है आप लोगों को?
तो आप लोग उसको भी नोट कर लो। नोट हो गया? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नोट हो गया तो आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये नहीं बोलता तब भी मुझे पता था कैसे, चलो मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। तो बच्चों अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 Z²। तो पहले मैं लिख देता हूँ एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। तो ये क्या था, 1/इनिशियल स्क्वायर -1/फाइनल स्क्वायर, ऐसा था। और ये किस में था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ठीक है ना। तो देखो देखो बच्चों मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं कोई यहाँ पे मॉड वर्ड नहीं लगा रहा हूँ। चाहो तो यहाँ पे आप मॉड लगा सकते हो। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो इनिशियल देखो यहाँ मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन के लिए N1 क्या होगा, ये होगा, और N फाइनल कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, 1, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन। तो वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा, तब इसको बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया 13.6, Z मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की कितनी आ रही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, जो कि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो नहीं भी दिया होता तब भी मुझे पता था, ठीक है। अब देखो लिथियम +2 का निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर देखो N1 की वैल्यू कितनी रखनी है, तुम्हें 1 रखनी है, ठीक है। N फाइनल की वैल्यू कितनी रखनी है, इन्फिनिटी रखनी है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ होगा, N = 1 पर होगा, ग्राउंड स्टेट में। अब Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब अच्छा देखो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, किसकी, लिथियम +2 की। तो ये होगा 13.6 हो जाएगा, Z² मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 1/1 स्क्वायर -1/∞2 है ना। तो ये कितना आ गया, 13.6, ये 3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये तो वैल्यू 0, ये वैल्यू 1 हो गई। या फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वही डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला था, मैंने बोला था 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही देखो लिखा हुआ है 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बस सॉल्व कर लो, उसका आंसर आ गया। तो 13.6 हो गया इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से आप लोग बच्चों इस पार्ट को नोट कर लो, ठीक है।